अब हम आपको भारत में इवेंट मैनेजमेंट वाला एक पॉलिटिकल मैच दिखाना चाहते हैं जिसमें राहुल गांधी गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। आज दिल्ली में 9 साल की एक दलित बच्ची के बलात्कार और हत्या पर देश की पॉलिटिकल पार्टियां जमकर राजनीति कर रही हैं। आज देश के बड़े बड़े नेता इस बच्ची के परिवार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थे और इन नेताओं में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। इसलिए आज हम इवेंट मैनेजमेंट वाले इस पॉलिटिकल मैच की हाइलाइट्स का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पूरी घटना के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये पूरी घटना 1 अगस्त की है, जब 9 साल की ये बच्ची अपने घर से कुछ दूर वहां के एक शमशान घाट से ठंडा पानी लाने के लिए गई थी। लेकिन जब काफी देर तक वो घर नहीं लौटी तो परिवार को उसकी चिंता हुई और पुलिस का कहना है कि इसी दौरान शमशान घाट से कुछ लोगों ने इस बच्ची के माता पिता को फोन करके उन्हें वहां आने के लिए कहा और जब परिवार वहां पहुंचा तो उन्हें बताया गया कि पानी भरते समय इस बच्ची की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। और आरोप है कि इसी के बाद बच्ची के माता पिता की सहमति के बिना ही उसका तुरंत जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जिस इलाके में यह बच्ची रहती है वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और उन्हीं में से एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। हालांकि तब तक बच्ची के माता पिता और हंगामा कर रहे लोगों में से किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि असल में यह पूरा मामला गैंगरेप और हत्या का है। लेकिन बाद में जब इस पूरी घटना की जांच हुई तो पुलिस को पता चला कि शमशान घाट के एक पुजारी और उसके 3 साथियों ने ही पहले इस बच्ची का गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या की और बाद में उसके माता पिता की सहमति के बिना ही जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली की है, लेकिन उस समय तक इस घटना में हमारे देश के विपक्षी नेताओं की कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि यह घटना है 1 अगस्त की। आज है 4 अगस्त। सोचिए, 2 और 3 अगस्त को इस मामले में किसी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, किसी का कोई बयान नहीं आया। 1-2 एनजीओ जरूर थे, 1-2 सामाजिक कार्यकर्ता थे जो इस बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी कुछ पोस्ट आई, लेकिन किसी नेता का ध्यान नहीं गया। इसलिए 3-4 दिन तक बिल्कुल चुप्पी बनी रही क्योंकि तब तक इस मामले में पीड़ित परिवार की जाति के बारे में हमारे देश के नेताओं को पता नहीं चला था। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि पीड़ित परिवार दलित है और आरोपियों में शमशान घाट का एक पुजारी है तो हमारे देश का एक वर्ग इस पूरी घटना को लेकर तुरंत सक्रिय हो गया और पीड़ित परिवार के घर को इन नेताओं ने एक पर्यटन स्थल बना दिया। होड़ लग गई नेताओं के बीच वहां पहुंचकर इस परिवार के साथ फोटो खिंचवाने की। यहां समझने वाली बात यह है कि चारों आरोपी अलग अलग धर्म और जाति के हैं, इनमें हिंदू भी हैं और एक आरोपी मुस्लिम समुदाय का भी है। लेकिन यहां बात ना तो समुदाय की है ना धर्म की है, बात है एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई क्यों। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता पीड़ित का धर्म और जाति तो देखते हैं लेकिन वो आरोपियों के धर्म और जाति की बात नहीं करते। आज दिल्ली के इस पीड़ित परिवार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे पीड़ित के माता पिता से बातचीत की और इसके बाद उन्होंने मीडिया को भी एक बयान दिया। बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ एक इवेंट की तरह हुआ। राहुल गांधी के वहां आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के ही समर्थकों ने वहां मीडिया को पहले से ही यह जानकारी दे दी थी कि राहुल जी बस थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं और आप सबको वहां पर रहना है। और मीडिया भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गया। इसलिए नहीं कि इस बच्ची की हत्या हुई है, मीडिया वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि राहुल जी आने वाले थे। उन्हें राहुल जी को कवर करना था, उन्हें और बड़े बड़े नेताओं को कवर करना था। बच्ची के साथ क्या हुआ इसकी तो ज्यादा किसी को चिंता थी नहीं। यानी हर एक चीज इस तरह से हुई जैसे ये कोई तय कार्यक्रम होता है जिसके बारे में पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली गई। राहुल गांधी ने इस मुलाकात के बाद ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इस तरह की शानदार क्वालिटी की तस्वीर राहुल गांधी भीड़ के बीच खिंचवा नहीं सकते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर पीड़ित के माता पिता से मिलने का फैसला किया। तभी यह तस्वीर खींची गई और फिर उन्होंने ये ट्वीट किया, माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूं, ये उन्होंने ट्वीट किया। हैरानी की बात यह है कि इस तस्वीर को खिंचवाने के चक्कर में राहुल गांधी ये भी भूल गए कि उनके इस
शौक की वजह से पीड़ित परिवार की बदनामी हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामले में परिवार की जो आइडेंटिटी है वो सामने नहीं आनी चाहिए। यह गैर कानूनी है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी POCSO पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 74 के तहत कोई भी व्यक्ति रेप की पीड़ित और उसके परिवार की पहचान को उजागर नहीं कर सकता और ना ही उनकी निजी जानकारी को कहीं पर शेयर कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने इन बातों का ध्यान नहीं रखा और ट्विटर पर पीड़ित परिवार के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी और इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि उसमें पीड़ित परिवार, उस बच्ची के जो माता पिता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये तब है जब राहुल गांधी अपने आप को भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं और अगर वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कम से कम उन्हें कानून की इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। और अब उनके खिलाफ पुलिस में इस मुद्दे पर शिकायत भी दर्ज हो सकती है और हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई FIR भी दर्ज हो जाए। हाथरस कांड के दौरान भी जब राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने गए थे तो उनकी तस्वीरें खिंचवाने की बेताबी ने पीड़ित परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी थीं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब हम आपको पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्विटर पर अपनी इसी पोस्ट में राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि वो न्याय के रास्ते पर इस परिवार के साथ हैं और इंसाफ मिलने तक वो उनकी हर संभव मदद करेंगे। हालांकि अगर आप ध्यान से इस ट्वीट की भाषा को पढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि राहुल गांधी का ये इस तरह का पहला ट्वीट नहीं है। इससे पहले 2020 में हाथरस में दलित लड़की के गैंगरेप के मामले में भी उन्होंने इसी तरह की भाषा से मिलता जुलता ट्वीट किया था। यानी इस मामले में राजनीति का पैटर्न वैसा ही है जैसा पिछले साल हाथरस गैंगरेप के मामले में देश को देखने को मिला था। उस समय भी राहुल गांधी समेत हमारे देश के तमाम बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने इंसाफ दिलाने के नाम पर हाथरस को अपना पिकनिक स्पॉट बना लिया था। लेकिन इसके बाद न तो राहुल गांधी दोबारा से हाथरस गए, ना ही दूसरे विपक्षी नेताओं ने कभी हाथरस जाकर उस पीड़ित परिवार का हालचाल जानने की कोशिश की। ये फोटो तो खिंच गई, बड़ी अच्छी फोटो थी, शानदार फोटो थी, देश के मीडिया में फोटो छपी भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह हमारे देश के नेताओं ने जानने की जरा भी कोशिश नहीं की। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो बात दिल्ली के पीड़ित परिवार से आज कही वही बात वो हाथरस में भी कहकर आए थे, लेकिन बाद में वो हाथरस कांड को भूल गए और हमें लगता है कि दिल्ली के मामले में भी ये तस्वीर खिंचवाने के बाद अब हमारे देश के बड़े बड़े नेता इस मामले को आने वाले समय में भूल जाएंगे, फिर अगली घटना का इंतजार करेंगे, फिर अगली फोटो आएगी। आज हमने यह भी नोट किया कि हाथरस, आप सबको याद होगा, मीडिया में हाथरस को लेकर लगातार नॉन स्टॉप कवरेज हुई थी। देश के बड़े बड़े चैनल और उनके रिपोर्टर्स दिन रात हाथरस में बैठे रहे और वहां से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। बहुत सारे मेडल हमारे देश के पत्रकारों ने हाथरस के चक्कर में जीत लिए, बहुत सारे पुरस्कार भी उन्होंने जीतने की कोशिश की, नेताओं ने वोट हासिल करने की कोशिश की, यानी सबका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाथरस के घटना के इतने दिनों के बाद, उसके बाद क्या एक भी कोई न्यूज़ चैनल ऐसा है जो दोबारा हाथरस गया हो, जिसने ये जानने की कोशिश की हो कि अब उस परिवार का क्या हाल है, या कोई नेता दोबारा गया हो? लेकिन जी न्यूज़ ने ये पूरा फॉलोअप किया है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इन दोनों मामलों पर नेताओं के बयान कैसे थे। जिम्मेदारी समझनी और उनको ये समझना पड़ेगा जहाँ न्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। और आखिरी बात, परिवार वालों ने ये भी कहा है कि इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाए। योगी जी को समझना चाहिए कि वो धमका कर जो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस परिवार की आवाज को कोई नहीं, कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये परिवार की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता है। मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ
न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। तो राहुल जी न्याय दिलाने के लिए गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि हाथरस में भी वो यही कहकर आए थे कि वो न्याय दिलाएंगे, और हाथरस में जो पीड़ित परिवार है वो भी अभी यही कह रहा है कि उन्हें भी अभी तक न्याय मिला नहीं है। तो राहुल गांधी दोबारा से हाथरस क्यों नहीं गए एक बार भी? राहुल गांधी के अलावा आज लेफ्ट पार्टियों के नेता भी वहां पहुंचे। बृंदा कारत दिल्ली के इस परिवार से मिलने के लिए पहुंची और उन्होंने भी अपनी खूब सारी तस्वीरें इनके साथ खिंचवाई। इसके अलावा जब ये सब हो गया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रह जाते, क्योंकि वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो भी इस परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और फिर उन्होंने परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया, जो कि बहुत अच्छा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। और इस सूची में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद का नाम भी है, जो दलितों के नाम पर होने वाली राजनीति में आजकल सबसे आगे रहते हैं। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को कैसे मिस कर सकते थे, तो वो भी पहुंचे। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में हमारे देश के विपक्षी नेताओं को इस बच्ची के गैंगरेप और हत्या से ज्यादा उसकी जाति में दिलचस्पी है। इसलिए आज यहां ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये बच्ची दलित नहीं होती तो शायद ये नेता उसके लिए एक ट्वीट भी नहीं करते। उसके परिवार से मिलना तो बहुत दूर की बात है। सोचिए, हमारे देश में रेप जैसे गंभीर अपराध के मामलों को भी जाति के चश्मे से देखा जाता है, धर्म के चश्मे से देखा जाता है, और नेता इसमें अपने लिए सबसे पहले वोट तलाशने का काम करते हैं। ये सभी वो नेता हैं जो हाथरस कांड के समय पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। इन्हें इंसाफ दिलाने का वादा इन्होंने किया था, फोटो खिंचवाई थी, मीडिया में छाए रहे, लेकिन समय के साथ साथ ये नेता उस परिवार को भूल गए और हमारे देश का मीडिया भी उस परिवार को भूल गया, क्योंकि हमारे देश के मीडिया में यह चलन ही नहीं है कि दोबारा कोई फॉलोअप किया जाए किसी घटना का। हालांकि यहां आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जी न्यूज़ ने ऐसा नहीं किया। हमने इसी कार्यक्रम डीएनए में आपको इस पूरे घटनाक्रम पर पिछले साल नवंबर में ग्राउंड जीरो से फॉलोअप रिपोर्ट दिखाई थी और आपको बताया था कि जिन विपक्षी नेताओं ने इस गांव में अपना कैंप बनाया था, अब वो दोबारा यहां लौट कर नहीं आए, और उसी रिपोर्ट का एक अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम पत्रकारिता और राजनीति के उस तूफान की बात करेंगे जो 1.5 महीना पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में आया था और आप सब ने इसकी नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स पर देखी थी। लेकिन अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यानी वो सारे तमाम लोग जो पुलिस की लाठियां खाते हुए किसी भी तरीके से उस गांव तक पहुंचना चाहते थे, फोटो खिंचवाना चाहते थे, वीडियो बनाना चाहते थे, ये जो सारे न्याय के ठेकेदार थे, ये अब कहां गायब हो गए हैं? पत्रकारों और नेताओं में इस बात की होड़ लगी हुई थी कि सबसे पहले पीड़ित परिवार तक कौन पहुंचेगा, कौन सबसे पहले फोटो खिंचवाएगा, कौन सबसे पहले वीडियो बनाएगा। लेकिन अब ये सब लोग हाथरस को पूरी तरह भुला चुके हैं, क्योंकि अब टीआरपी का जो कुआं है वो कहीं और खोदा जा रहा है। दुनिया भूल जाती है, पर माँ बापों के आत्मा में जो घाव है ना, वो कभी नहीं भूल सकती। दुनिया भूल जाए, पर जो माँ बाप को दर्द है ना, कोई ना भुला सकती। या तो ईश्वर है या न्याय है। लड़की को इंसाफ मिले, यही कहना चाहते हैं। क्या हाँ, कुछ कोई नहीं आया है। जब तक ये केस फीस चले तो कोई काउ की जोर ना जाए रहो। यानी अब कोई एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा गाँव में? कोई नहीं काउ की जोर जाए रहो। हाथरस का वो गांव जो कि आज से कुछ महीनों पहले तक देश भर की सुर्खियों में था। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ थी, यहाँ पर नेताओं की भीड़ थी, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, यहाँ पर इंसाफ दिलाने की होड़ लगी हुई थी। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है। तो आज बड़ा सवाल यह है कि हाथरस में जो कुछ हुआ
और हाथरस के परिवार के साथ जो कुछ हुआ, पहले उसे न्याय दिलाने का वादा किया गया, अलग अलग नेताओं ने उस परिवार का इस्तेमाल किया, उसके साथ फोटो खिंचवाई, मीडिया ने भी इस पूरी घटना का इस्तेमाल किया रिपोर्टिंग के नाम पर, और फिर उस परिवार को अकेला छोड़ दिया। और आज वो परिवार बिल्कुल अकेला है। ना तो मीडिया वहां जाने को तैयार है, ना ही हमारे देश के वो तमाम नेता वहां जाने को तैयार हैं जो वादा करके आए थे कि वो इस लड़ाई को आगे तक अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आपने परिवार की बात भी सुन ली। तो क्या दिल्ली में जो पीड़ित परिवार है जिससे ये लोग आज मिलकर आए हैं, क्या उनका भी यही हश्र होने वाला है जो हाथरस के इस परिवार का हश्र हुआ? आज यही छोटी सी बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि नेता जो होते हैं वो कैसे किस घटना पर फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचते हैं और कैसे मीडिया वहां पर पहुंचता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। जी न्यूज़ और हमारी पूरी टीम, हमारा चैनल दिल्ली के इस गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिले। लेकिन आज यहां आपको यह भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे देश में रेप के मामलों को लेकर सेलेक्टिव होना और वोट बैंक की राजनीति करना सही है और ये कब तक चलता रहेगा? इसे आज कुछ उदाहरणों से समझिए। 4 जुलाई को राजस्थान के अलवर में एक 19 साल की लड़की का 7 लोगों ने गैंगरेप किया था। इस मामले में सभी आरोपी एक विशेष धर्म से ही थे। राजस्थान में पिछले 6 महीनों में रेप के मामलों में 30% का इजाफा हुआ है। राहुल गांधी एक बार भी नहीं गए। ये जो लेफ्ट पार्टियों के नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, एक बार भी नहीं गए। पंजाब के होशियारपुर में पिछले महीने की 9 तारीख को एक 7 साल की लड़की का बलात्कार हुआ था। इसके अलावा 30 मार्च को भी एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप हुआ, वो भी दलित थी, लेकिन राहुल गांधी वहां भी नहीं गए। छत्तीसगढ़ में भी पिछले दिनों एक 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था, लेकिन दिल्ली के पीड़ित परिवार से मिलने वाले तमाम नेता इन परिवारों से भी वहां जाकर नहीं मिले और ना ही राहुल गांधी वहां पर जाकर इस परिवार से मिले। इसलिए ये खुद तय करते हैं कि कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे। और हमारे देश में दलितों के ऊपर राजनीति होती है, ओबीसी के ऊपर राजनीति होती है, धर्म के ऊपर राजनीति होती है। भारत में ओबीसी यानी पिछड़े समुदाय की आबादी 50 से 54% के बीच में है, यानी लगभग आधी आबादी ओबीसी से है। यह अनौपचारिक आंकड़ा है। इसी तरह दलितों की कुल आबादी लगभग 17% है। अगर इन आंकड़ों को सही माने तो हमारे देश में ओबीसी और दलितों की आबादी लगभग 70% हो जाती है। और हमारे देश में दलितों, पिछड़ों और गरीबों की राजनीति करने वाली पार्टियों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। हर पार्टी असल में इन्हीं के नाम पर तो राजनीति करती है क्योंकि इनके पास संख्या बल है। बिना इनकी संख्या के आप चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, इनमें समाजवादी पार्टी है, इनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेकुलर है, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है, महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, तमिलनाडु की डीएमके पार्टी है। ये कुछ पार्टियों के नाम हम आपको आज बता रहे हैं। ये तो कुछ पार्टियां हैं और ये सारी पार्टियां वो हैं जब इन्हें बनाया गया था, जब इनका गठन हुआ था तो इनके जो संस्थापक थे उन्होंने इन पार्टियों का गठन किया था दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर और गरीबों के नाम पर। इन 3 वर्गों के नाम पर ये सारी पार्टियों का गठन हुआ है और इन सारी पार्टियों ने दलित, पिछड़े और गरीबों की राजनीति की है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि 74 साल में दलित, पिछड़े और गरीब वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन इन पार्टियों के नेता अमीर होते चले गए? ये तमाम राजनीतिक पार्टियां गरीब, दलितों और पिछड़ों के 70% वोटों के लिए असल में लड़ रही थी। लेकिन जरा सोचिए कि क्या आज तक इससे इन 70% लोगों को कोई खास फायदा हुआ है? भारत में कोई पार्टी ऐसी नहीं जो ये दावा करे कि वो अमीरों के लिए काम करती है। सब के सब यही कहते हैं कि हम गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम करते हैं। एक पार्टी ऐसी नहीं होगी जो बोलेगी हम अमीरों के लिए काम करते हैं, उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और समाज के उस वर्ग के लिए काम करते हैं जिनके पास पहले से ही सब कुछ है। फिर भी ना तो भारत में पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण कभी समाप्त हो पाया, ना ही भारत से गरीबी कभी जा सकी। हम इसे तब मानेंगे जब किसी भी भारत में किसी भी व्यक्ति को सब्सिडी की जरूरत ना पड़े क्योंकि वो अपना बिल खुद चुका सकता है, और भारत में किसी भी दलित और पिछड़े को आरक्षण की जरूरत ना पड़े क्योंकि वो जिस स्कूल में चाहे, जिस कॉलेज में चाहे और जो नौकरी चाहे कर सकता है। तब हम मानेंगे कि इनका कोई उद्धार हुआ है।
जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम या अमीर होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं, सुरक्षा के लिए प्राइवेट सुरक्षा गार्ड रखते हैं, शायद यही सोचकर कि देश के नेता कम से कम गरीबों के कल्याण पर ही अपना ध्यान लगा लें। लेकिन इन नेताओं में से ये हो नहीं पाता इनसे, और नेता वोटों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीतिक गाड़ी में ईंधन की तरह करते हैं। यानी जो हमारे देश के नेता हैं वो जिस पार्टी को चलाते हैं उस पार्टी के इंजन में जो ईंधन पड़ता है वो वोटों का ईंधन होता है, और इस ईंधन में जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे देश के गरीब और पिछड़ों का होता है। उनका खून पसीना जब निकलता है उस रॉ मटेरियल से ईंधन बनता है, उस ईंधन से वोट आते हैं और उस वोट से नेताओं की गाड़ियां चलती हैं।